हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निकिता। स्वागत है आप सभी का वेज प्रेप CSIR नेट एंड गेट के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं गेट 2027 मैथमेटिकल साइंसेस के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि हमारे पास हर स्टूडेंट एक बराबर नहीं होता है। अब हर स्टूडेंट एक बराबर नहीं है तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी भी सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक होती है। सबकी अपने अपने स्पेसिफिक होती है। उसमें से अगर मैं मोटा मोटा डोमेन छाट के लाऊं तो हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स हमें मिलने वाले हैं। अब दो टाइप के स्टूडेंट ये कौन है मैम? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एक तो हो सकते हैं कॉलेज के फाइनल ईयर में, कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे हमारे हो सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कॉलेज निपटा लिया है, खत्म कर लिया है, देन अब वो चाहते हैं कि मैं गेट 2027 को अटेम्प्ट कर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी अपनी मास्टर्स खत्म कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी फाइनल ईयर में आए। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई पहली बात तो ये कि गेट मैथ्स हमारा CSIR नेट जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। CSIR नेट हमारा रिसर्च बेस्ड एग्जाम है और वहीं पे हमारा गेट मैथमेटिक्स हमारा थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम हो जाता है। थोड़ा अप्लाइड पोर्शन की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव है इधर हमारा IIT वाईटी से। ठीक है, तो अब उसी बारे में बात करेंगे कि वो आपको दोनों के बीच में जो गैप है उसको फिल करके हमें IITs तक कैसे पहुंचना है, अपने एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, और इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलो भाई पहले तो समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से बता ही दिया है कि मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट हैं। दोनों के लिए हम बात करेंगे कि ठीक है क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, मैं सब बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब करने जा रहे हैं कुछ तो पहले ये सीख लो कि कौन सा स्टेप हमको नहीं लेना है, गड्ढे में नहीं गिरना है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हमारे जो भी पैटर्न है उसको। तो भाई देखो, कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि कॉलेज का एग्जाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। कॉलेज खत्म हो चुका है, कॉलेज के बाहर आ जाते हैं। जो कॉलेज वाले हैं उनके लिए भी बात है, जो कॉलेज में पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी है। कॉलेज का एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत अलग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक फॉर्मूला बस दिमाग में बसा लिया तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। देन हम बता देते हैं मेमोरी बेस्ड, ये रिकॉल टेस्ट इस तरह से नहीं है। देन हम बताते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको, ठीक है, लगता है अप्लाइड पोर्शन है, फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा होता है तो, लेकिन वो कैसे काम करता है, वो आपका काम करता है कंसेप्ट प्लस आपके जो भी एप्लीकेशन है उन पे। ठीक है, देन आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काम करनी चाहिए। रिसर्च अलग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके दोनों में डिफरेंस है, दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों पे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो। देन हम बात कर देते हैं हमारा गेट जो है। गेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। गेट में हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं तो हम बहुत सीधी सीधी बात है, हमें सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो मतलब हम कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो हमारे खेल बन जाता है कि भाई देखो, हम स्पीड भी अपनी बढ़िया से रख लें और एक्यूरेसी भी हमारी बहुत अच्छी हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही टफ होता है, सबके लिए बहुत टफ होता है। तो अपने आप को उस जोन में लाने के लिए इन 8 महीनों तक खूब कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके साथ साथ मैं बता देती हूँ कि भाई सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। हर सेशन में, हर एग्जाम के लिए यही कहा जाता है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब मैंने 2 तरह के स्टूडेंट्स बताए कि भाई देखो, हो सकता है मास्टर्स फाइनल ईयर में हमारे स्टूडेंट्स हो, या हो सकता है हमारे ड्रॉपर्स हो। ठीक है, जिनके पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है कि वो अपने 8 महीने डेडिकेटेडली केवल और केवल एक एग्जाम को दें। ठीक है, चलो अब इन पे बात करते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। अब कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज भी जाएगा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम नहीं जाते, हमारे कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो सारी चीज़ों को हम हटा के इन जनरल बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं उनके लिए। तो भाई देखो, तुम्हारे पास केवल और केवल 4 से 6 घंटे हैं। अब 8 घंटे कॉलेज में बिताने हैं, कॉलेज का काम भी है, सोना भी है, खाना भी है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। तो केवल और केवल 4 से 6 घंटे भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल दे रही हूँ, मैक्सिमम हमारे पास 5 घंटे बच जाएंगे। ठीक है, 5 घंटे हम ऑन एन एवरेज लेके सकते हैं कि हाँ भाई, एक इंसान अपने डेली टाइम में से हमको 5 घंटे दे सकता है अगर हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें ही हैं क्योंकि क्लासेस हो गई हैं, असाइनमेंट्स हो चुके हैं, इंटरनल्स भी होते हैं, फिर हमारे प्रैक्टिकल्स भी हो जाते हैं, कुछ और अदर चीज़ें भी हो जाती हैं।
इन सब के चलते हमें केवल और केवल दिन में 5 घंटे चाहिए ही होंगे। अगर आप 5 घंटे निकाल पाते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना हमें अपने वीकेंड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, वीकेंड को हम एज अ लाइक टेस्ट के लिए यूज़ करते, लेकिन वहाँ पे आपको फिर डबल प्रेशर जाएगा, तो उसके लिए बात करेंगे। अब बात करते हैं ड्रॉपर्स के लिए। आपके पास टोटली 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे कोई नहीं पड़ता है। सिंपल सिंपल सी बात है, 8 से 10 घंटे बहुत हो जाते हैं। 8 से 10 घंटे भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन सब स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी अलग होती है। 8 घंटे में ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन हाँ, जब हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ करना है, तो उसके लिए हमें अपना टाइम देना ही पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आपको निकालने हैं, बैठना सीखना है डेडिकेटेडली, डिवोटेडली, हमें इस पे काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब चलो आगे की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई देखो, हमारे पास 8 से 10 घंटे, इसमें आप जिस तरह से चाहें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को रख सकते हैं। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहले यही जान लेते हैं, एग्जाम से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। ठीक है, साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने से पहले ही हमें कुछ तैयारियां करनी है। अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो तैयारियां करके ही जाते हैं ना। एज अ फंक्शन ले लो 8 महीने का, तो उससे पहले कुछ इस तरह की प्रिपरेशन कर लो कि उन 8 महीने में बहुत ज़्यादा हसल ना हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। तो वो तैयारियां कौन सी है, वो तैयारियों की बात करते हैं। सबसे पहले ये बात कि हमें क्या क्या नहीं करना, इसका अगर ज्ञान आपने ले लिया है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, पेपर में आप बच सकते हैं हमारी गलतियां करने से। चल, पहली चीज़ तो ये समझो कि भाई देखो, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जो भी ज़रूरत है, जो जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है। एक कंटेंट उठाना है, एक टीचर पकड़ना है, उससे बस तैयारी कर लो। एक गाइड, एक कोर्स, बस एक तरह की बुक्स उठाओ, बस दैट्स इट। बहुत सारी बुक्स नहीं जानी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़नी है चीज़ों को, तो पढ़नी कैसी है बताएंगे। PYQ उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये सोचो कि अगर थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट्स लगा लिए, एग्जाम्पल लगा लिए एंड दैट्स इट, हमारा PYQ हमने करे नहीं है तो हमें पैटर्न ही नहीं पता है। अगर हम पैटर्न के साथ फैमिलियर नहीं है तो हमने डिकोड नहीं किया पैटर्न कि हमें किस चीज़ पे काम करना है और किस चीज़ पे काम करना है, तो वो हमें पता ही नहीं है, तो हम एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कर पाएंगे उतना स्कोर। कर भी लिया कुछ तुक्के वुक्के मार के पेपर क्वालिफाई भी करके, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे की बात करते हैं, मॉक्स देने ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आखिरी टाइम तक बैठे रहे हैं कि हाँ भाई अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जब मैं PYQs करूँगी, या फिर लास्ट एक मंथ में मुझे PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, ये वाली सोच के साथ नहीं चलना है। यहाँ से आपको स्टार्टिंग से ही वो हैबिट लेके आनी है कि हम एग्ज़ाम देने ही जा रहे हैं। अभी से सोच के चलो, अभी से शुरू होता है तुम्हारा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि आखिरी टाइम पे जाके हो रहा होगा। ठीक है, एंडलेस लेक्चर्स नहीं देखने, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट छान रहे हैं, नहीं करनी। जो ज़रूरत है वो देखो। ठीक, ब्यूटीफुल और यूजफुल नोट बराबर नहीं होते। इसका क्या मतलब होता है? ब्यूटीफुल नोट्स होने का सुंदर सुंदर राइटिंग में मत लिखना है। इसका मतलब ये है कि अपने नोट्स को जब अपने प्रिपरेशन के हिसाब लिए बना रहे हो तो इस तरह से बनाओ कि खूबसूरती से ज़्यादा वो तुम्हें कंटेंट दे। अच्छा नहीं, मतलब नहीं है कि हाईलाइटर से सजा सजा के लिख रहे हैं, कलर बदल बदल के लिख रहे हैं। बस आपको अपने समझने लायक नोट्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अलग से छाप के लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखने के बाद अब हम दोबारा देखेंगे कि नोट्स भी तो बनाने हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन चीज़ों पे नहीं देना है। टाइम है, स्टूडेंट्स यही करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही करते हैं कि भाई अभी तो हम पहले नोट्स प्रिपेयर करेंगे, सेशन देखेंगे, फिर बहुत देर हो जाएगी, तब हम सोचेंगे कि हम करें नहीं करें मॉक टेस्ट PYQs, और फिर तो लेट हो गया है, अब तो रहने ही देते हैं। ये वाली स्ट्रेटजी पे हमें नहीं जाना है। तो हमें क्या क्या नहीं करना वो मैंने बता दिया है कि भाई देखो, जो ज़रूरत है, सेशन देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अच्छी लग रही है, उठा ली, अभी लिख ली शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे नोट्स वोट्स बनाने की कोई वो नहीं है। अपना शॉर्ट नोट्स साथ में प्रिपेयर करके चलो। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमको पता है। बहुत सारी चीज़ें हम मास्टर्स कर चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो हमें ऐसा पता है कि हमने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती। काम की बातें रखेंगे, काम की बातों के अलावा कुछ और चीज़ पे ध्यान नहीं देना। देन बात करते हैं ईजी टॉपिक्स ऑन लूप। ज़रूरत नहीं है कंफर्टेबल होने की कि भाई देखो ये मेरे पास कुछ अप्लाइड का पोर्शन आ चुका है, मैं इसी को बार बार पढ़ लूँगा, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमको वो पार्ट्स भी क्लियर करने हैं जो हमें नहीं आते हैं, वो पार्ट्स भी पढ़ने हैं जो स्कोरिंग है। हमको हमारे कंफर्ट के हिसाब से नहीं जाना, हमको जाना है एक अच्छी रैंक तक, अच्छे मार्क्स तक। तो उसके लिए थोड़ा देखो मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और गेट का सोच रहे हो तो इसका मतलब तो यही है तुम कर चुके हो स्टेप आउट, अपने कंफर्ट लेवल से आ चुके हो बाहर, और इतना बाहर आ चुके हो, थोड़ा सा और बाहर बनोगे तो रैंक भी अच्छी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट।
पहला एक वीक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, पहले सबसे पहला काम यही करना है कि सिलेबस उठाना है। चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे आप ड्रॉपर्स हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना है। छाटो क्या क्या मुझे आता है, क्या क्या मुझे नहीं आता है। क्या क्या मुझे आता है में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ थ्योरी पढ़ी हो, मुझे आ ही नहीं रहा है रियल को क्वेश्चंस पे किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है और इसलिए सिलेबस का प्रिंट होना बहुत ही ज़रूरत है। भाई देखो, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नोटबुक्स के बारे में। नोटबुक्स में मैंने आपको बताया किस तरह से आपको नोटबुक्स बनानी है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको एरर नोटबुक बनानी है। ये दो तो आपको रखने ही रखने हैं। इसके अलावा आपकी रफ नोटबुक, प्रैक्टिस नोटबुक, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरत होगी ही होगी। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसके साथ साथ इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ने की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपना कंटेंट इकट्ठा कर लो। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कोई भी मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट एनालाइज करो, जितने भी हैं आपके आसपास अवेलेबल, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हुई कि मैं ये वाला कर लूँ, मैं ये वाला कर लूँ, आपको पता है कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन कौन कहाँ से मिल सकते हैं। वहाँ से उठाओ, सबको एनालाइज करो, सबके रिव्यूज चेक करो, जो आपको बहुत बेस्ट लगता है उसको जाके अपने लिए सिक्योर करो। ठीक है, कैसे भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भी है, आपको एक मॉक टेस्ट साइड में सिक्योर कर लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। कंटेंट की बात भी सेम ही है। पहला वीक आपको कंटेंट इकट्ठा कर लेना है, क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। स्टार्टिंग का एक वीक अगर आपने इस पे दे दिया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मतलब आगे के जो भी 8 महीने हमारे बच्चे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। तो एक वीक को ही हम क्या करते हैं, इस चीज़ों में लगा लेते हैं, जो कि वेस्ट नहीं होगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। बहुत ही अच्छे से आप इस वीक को यूटिलाइज कर सकते हैं। सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से मुझे टॉपिक्स आते हैं, कौन से मुझे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की नीड है, किस तरह से मुझे नोटबुक प्रिपेयर करनी है, किस तरह से मुझे एरर रजिस्टर प्रिपेयर करना है, जो भी है। सॉल्यूशंस को मुझे कम से कम पेन चलाए सॉल्व करना है, ऑब्वियसली बात है। टाइम होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सब चीज़ों का बैलेंस आपको करना ही पड़ेगा। फिर से वही बात आ जाएगी, आधा सिलेबस ऐसा रहेगा जो आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा कम टाइम देके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दे सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी आ जाएगी कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीडेड है, नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द एग्जाम। ठीक है, आगे की बात, बिल्ड प्लान। मैंने कहा बिल्ड प्लान मतलब वही है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करो, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ, तो समझो, समझने की कोशिश करो और सारी चीज़ों को सीखो। क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर आपने ये तैयार कर लिया है पहले वीक में तो आगे के 8 महीने आपके बहुत ही आराम से चले जाएंगे। आपको बार बार बुक्स छानने की जरूरत नहीं होगी कि मैं कहाँ से क्वेश्चन लगाऊं, कहाँ से पढ़ूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक वीक में सारी चीज़ें मार्क कर सकते हो आप। ठीक है, कौन सी बुक, कौन सा चैप्टर, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ही एक काम और करना है, PYQs उठाने हैं। PYQs भी आप साथ साथ प्रिंट कराओगे। PYQs साथ साथ प्रिंट कराने का क्या फ़ायदा रहेगा, आप एनालाइज तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। सिलेबस आपको पता है कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे हमें एनालाइज करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा भी हमको उठाना है। टेक्नोलॉजी है, पीछे नहीं रहना है, फ़ायदा उठाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, तो Tier 1, Tier 2, Tier 3। ठीक है, 3 तरह से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, किस पे ज़्यादा ज़रूरत है, किस पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्या क्या चीज़ें हमारी स्कोरिंग है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि Tier 1 से Tier 2 से Tier 3 से हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर किस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो Tier 1 में हमारे आ जाते हैं लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन हमारे पास आ जाता है फंक्शनल एनालिसिस। ये हमारे Tier 1 के ओके। तो Tier 1 में जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, हमारे Tier 2 में आ जाता है ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस। कैलकुलस मतलब इंटीग्रल कैलकुलस की बात भी हो सकती है यहाँ पे, और नॉर्मल हमारा जो कैलकुलस है उसकी भी। साथ साथ हमारे पास इसमें एक दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास हो जाता है LPP हो जाता है, इंटीग्रल इक्वेशन हो जाता है, वो भी हम Tier 2 में रखेंगे। देन हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, LPP Tier 3 में दिया हुआ है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब यहाँ से भाई देखो, पता तो है Tier 1 में क्या है, Tier 2 में क्या है, लेकिन इसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमको रखनी कैसी है। देखो,
जो हमारा टीयर 1 है उसमें हमको पता होना चाहिए कि हमें कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करना है। यहाँ से जो PYQs आते हैं वो किस तरह के आते हैं वो हमको एनालाइज करने हैं। यहाँ से हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। टीयर 2 की बात मैं करने लगूँ तो टीयर 2 के आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए क्या क्या है। देन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए ये शायद मेरे हिसाब से लोगों का फेवरेट पोर्शन हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा हम एप्लीकेशन पोर्शन तो कर ही सकते हैं, अप्लाइड पार्ट है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, एंड दैट्स इट। यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर चलते हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना हम इतनी गलतियां करके आते हैं कि हम भूल ही जाते हैं करके क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें काम करना है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंदी हो सकता है, तो हमको इसे बहुत टाइमली सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ही स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, स्पेशली न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे जो हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उनमें हमें बहुत ही अच्छे से काम करने की नीड हो जाती है। तो उसे हमें पूरे 8 महीने में टाइम देके किस किस तरह से सुधारना है वो सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग सोचनी है। बाकी का प्लान मैं बता रही हूँ तो उस पर फोकस करके रखना है कि हाँ मुझे किस किस चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट उठाओगे, पहले हमारे जो भी पोर्शन दिया हुआ है, देन हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन, फंडामेंटल थ्योरम्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, वहाँ से हमारा बनता है। और बात रही टीयर 3 की, टीयर 3 में हमें सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है। टीयर 3 में हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्कोरिंग होते हैं तो बस वही उठा सकते हैं। एलपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा अच्छा सा सिलेबस है हमारे पास, वो सिलेबस हमारा नेट के कंपेरिजन में बहुत ही वास्ट हो जाता है गेट में, तो वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन हमारे अगेन टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, तो उसको हमें उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है कि टाइम को कैसे बचाना है, सारी चीज़ों को किस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो यहाँ से स्मार्टली हमें पिक करने हैं अपने क्वेश्चंस को, अपने टॉपिक्स को, ठीक है, क्वेश्चंस को, अपने टॉपिक्स को। चलो बात करते हैं अगले टॉपिक की। ओके, अब नोटबुक सिस्टम कैसे रखना है भाई? नोटबुक सिस्टम का पता नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा? एक तो हमें ध्यान रखना है कि हमें थियरी नोटबुक बनानी है। बेसिकली मैं इसको कहूँ तो शॉर्ट नोट्स, जिसमें केवल और केवल आपको थियरी रखनी है। ये हमारी फॉर्मूला नोटबुक होगी, फॉर्मूला रजिस्टर जो कि है, यहाँ पे हमें पता है कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं तो उन्हीं पे काम करना है, उन्हीं को रखना है। फिर हमारे पास मिस्टेक रजिस्टर, जब हम टेस्ट दे रहे हैं, जब हम टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, PYQs लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सारे टॉपिक्स तो मुझसे नहीं होने। अब सारे टॉपिक्स नहीं होने हैं तो जो टॉपिक्स मुझसे हो नहीं रहे हैं उसमें क्या गलतियां हो रही हैं? क्या वो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है? क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको मैं सॉल्व कहाँ से करना, सिर और पैर का पता नहीं चल रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है? कैसे करना तो फिर भी बहुत दूर की बात आ जाती है। पहला जोन तो यही हो जाता है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पूछा गया है यही नहीं पता चला। देन हमारे पास चलो समझ भी आ गया कि क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर हमें ये समझ नहीं आता कि भाई मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना है, किस तरह से अप्लाई करना है, डाटा कैसे इकट्ठा करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से लगती हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, मुझे बहुत बढ़िया से आता भी था, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, सारे कंसेप्ट मैंने पढ़े हुए हैं, फॉर्मूलाज मुझे पता है, सारी चीज़ों को अप्लाई करके मेरे पास आ भी गया है, लेकिन वो आंसर ही गलत आ गया। क्या मैंने कैलकुलेटिव पार्ट में मिस्टेक करी? क्या मैंने कोई स्टेप गलत ले लिया? अब देखो इसका पता कैसे चलता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है, हमको पता है मैं कितने पानी में हूँ, मुझे किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, मुझे किस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं उसी हिसाब से चलती हूँ कि भाई ठीक है मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं इसी वाले पोर्शन को एक हमारी जो मिस्टेक रजिस्टर होगा, ठीक है, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, रजिस्टर करके रखूँगी कि हाँ ठीक है मुझे रियल एनालिसिस में सीरीज दी हुई थी, सीरीज के कन्वर्जेंस टेस्ट में कंफ्यूजन हो रही है, मुझसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो भाई मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें मेरी हैं। तो इस पे क्या करना है, देखो जब आप साथ साथ करते रहोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप साथ साथ के बाद में कर रहे हो कि मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे तब होगा, तो इसको तो मेरे हिसाब से जल्दी ही शुरू करना चाहिए, साथ साथ पढ़ते हो तभी इसे मेंटेन करना शुरू कर दो। बाकी की बात क्या है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उस तरह का जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो लिखो, साथ साथ आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई मुझे यहाँ दिक्कत आ रही थी और इस एग्जाम्पल में मुझे दिक्कत आई थी, तो जिससे जब आप इसको रिव्यू करोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं नीड है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, शॉर्टकट मेथड्स, PYQs टाइप्स,
कॉमन मिस्टेक्स और ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपके इन नोट्स में लिखने के लिए, ठीक है। चलो देन बात करते हैं हमारा डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी हमको रखनी है अपनी डेली के लिए। तो भाई देखो, दोनों ही हमारे पास अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर हो सकते हैं, ड्रॉपर्स हो सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पास देखो भाई बहुत ही कम टाइम है, बीच में कॉलेज आता है 9 से 10 से, फिर आफ्टरनून तक हमारा कॉलेज रह रहा है। तो उससे पहले ही हमें 2 घंटे निकाल लेने हैं। और उन 2 घंटे में हमेशा स्टार्ट करना कि जो भी आप नया चीज़ें पढ़ रहे हो, न्यू टॉपिक स्टार्ट करो तो वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि हम बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कंज्यूम करने के लिए रेडी होते हैं मॉर्निंग में। तो हमें केवल उस चीज़ पे काम करना है कि जो भी चीज़ें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन का खत्म हुआ, अगले दिन जो भी करना है वो हम वहाँ से करेंगे। देन आफ्टरनून में आपके सारा कॉलेज ही हो जाता है। इवनिंग क्लासेस की बात करें तो आपके पास शाम को जो भी टाइम बचता है, कॉलेज में टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इवनिंग में आप क्वेश्चन काम कर सकते हैं, क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं। रात को 1 घंटा दे दो कि भाई जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, 1 घंटा भी नहीं दे रहे हो तो मैक्सिमम आधा घंटा दे दो कि जो भी चीज़ें आज मैंने दिन में पढ़ी वो क्या क्या थी, क्या क्या नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक तो पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला रजिस्टर को भी एक बारी नज़र में घुमाना है डेली, जो भी स्टार्टिंग से है। देखो होगा क्या, अब मैम डेली इन चीज़ों को रिपीट करते हैं, इतना तो टाइम मेरे पास है नहीं, रोज़ मैं आधा घंटा कैसे दे दूँ। पहले दिन आपने एक चीज़ को आधा घंटा दिया, दूसरे दिन को आपको पता है कि मैंने ये चीज़ें कल ही पढ़ी थी, तो मुझे मेरे दिमाग में है कि इस चीज़ को इस तरह से पढ़ना है, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, जस्ट आपको रिकॉल करनी है सारी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे, पहले दिन आधा घंटा लगा, नेक्स्ट टाइम 25 मिनट लगेंगे, उससे नेक्स्ट 20 मिनट लग सकते हैं। आपकी थोड़ा कैचिंग पावर अच्छी है तो हो सकता है 10-30 मिनट लगे, फिर 20 मिनट लगे, फिर 10 ही मिनट लग रहे हैं एक स्लाइड को पढ़ने में। ऐसे सोचो कितना सारा हमारा बर्डन जो है ना, डेली अगर हम ये करते रहेंगे तो बहुत ही एंड तक आते हैं, तो हम पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा ही नहीं, ठीक है। देन बात कर लेते हैं जो भी हमारे ड्रॉपर्स हैं। भाई आप मान के बैठे हो, हमने ब्रेक ही इसलिए लिया है कि हम अपने करियर को एक अच्छी मोड़ दे सकें, और उसके लिए हमने पूरा अपना टाइम दिया, है ना। 8 महीने इतना टाइम है मेरे पास, डेडिकेटेडली मेरे पास कुछ और काम नहीं है, मुझे केवल पढ़ाई पे फोकस रखना है। और इन 8 महीनों में अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई भूल जाना, मामी चाची नानी जो भी हैं, रिश्तेदार इधर उधर, दोस्त सारी चीज़ें एक लिमिट में करनी है, ठीक है। तो उन पे काम करके चलना है। स्टार्टिंग में 3 घंटे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे लगाने वाली नई चीज़ पढ़नी है। बीच में आपको फिर से ये 3 घंटे का एक सेशन, 3 घंटे का दूसरा सेशन, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है। देखो आपके पास भरपूर टाइम है, हमने लिया ही टाइम इसलिए है, ठीक है, हमें करना ही है इसको। चैलेंज लेके चलो, किसी भी तरह से लेके चलो, आपको अपना ज़्यादा पता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे इस 8 महीने के अलावा एक मिनट नहीं देनी है। बाद में मुझे बस गेट क्वालिफाई करना है, गेट अच्छे से रैंक पे लानी है, इसके आगे मुझे जो भी होगा बात की चीज़ें, लेकिन इस वाली चीज़ों पे मुझे अभी बस इतना ही देना है, ये मेरा एंड है। लास्ट हम हर अपने अटेम्प्ट को, ये मेरा अटेम्प्ट है तो मैं इसको लास्ट ही मान के चलूँगी, सोच के चलना है कि इसके बाद में दूंगा ही नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मैं सोच चुका हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, दैट्स। तो इसलिए हमें अपना 101% देना है, 200% दो, जितना भी लगता है, जितना दे सकते हो उतना दो, ठीक है। तो 3 घंटे आप यहाँ पे दे सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो भी आपके पास है। इसके साथ साथ देखो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि केवल पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मेडिटेशन करना, एक्सरसाइजेस करना, थोड़ा फिजिकल वर्क करना, जिम ज्वाइन करना, जो लोग कर सकते हैं, वरना सबको पता है कि हाँ डेली हमें एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। मेडिटेशन करो, जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल हो, खुद को केवल पढ़ाई में झोंक के भी नहीं रखना है, खुद के लिए काम करना है, फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे। हाँ ऑब्वियसली सोशली मैंने कहा है कि बहुत सारे लोगों से गैप रखने की कोशिश करना, लेकिन हाँ अच्छे दोस्त हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें हिम्मत देते हैं, तुम्हारी फैमिली है, उसके साथ साथ टाइमली, ऐसा भी नहीं है पूरे दिन पड़े हुए हो, नहीं सारी चीज़ों का टाइम होता है, तो टाइम फिक्स करके पूरे दिन फ्रेंड्स के साथ कॉल पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। क्या करना है, टाइमली अपने आप को बाउंड करना है, हर चीज़ का एक टाइम है तो हर चीज़ का एक टाइम बना के, ठीक है। देन हमारे पास सेशन 3 में आपको 2 घंटे देने हैं, जिसमें हमें रिवीजन पढ़ा हुआ है, जो भी टॉपिक वाइज PYQs है उन पे वर्क करना है, क्योंकि भाई देखो हम तो भाई कर जाएंगे इस बारी। फिर रात को 1 और घंटा देना है, जिसमें आपको सोने से पहले जस्ट रिविजन करना, ठीक। फॉर्मूलाज हैं, कोई भी आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, कोई भी थ्योरम्स आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में ही आ जाएगा ऑब्वियसली, तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी। अब इसके साथ साथ
दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़ मेन आ जाती है। क्या मेन आ जाती है अभी? मेन ये आ जाता है कि हमको साथ साथ ही करने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको साथ साथ ही करने हैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है इनिशियल पीरियड, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप अपना सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, तब की बात है। ठीक है, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जाना है, बेसिकली हर संडे। ठीक है, हर संडे फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ जस्ट मैं ये। इसके बीच में आपको टाइम मिलता है तो हर सेकेंड डे पे या हर थर्ड डे पे आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, कोई टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं, मेजर टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि वहाँ पे बीच में आपको एक दो टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट वाइज, आपके टॉपिक वाइज, जिस भी तरह से आपको लगना है। फिर मैं बात करती हूँ कि आपके लिए तो कोई है ही नहीं हद। ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि सिलेबस हमने पिछले साल भी पढ़ा था, पिछले वाले अटेम्प्ट में पढ़ा था, तो इस बार हमें सारा फोकस ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना है। ठीक है, सारा फोकस कहाँ रखना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना है। तो इसको उसी तरह से लेके चलना है। हमको जस्ट अपना पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करते रहना है, साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, PYQs को सॉल्व करना है, जो हमसे चीज़ें पिछले अटेम्प्ट में रह गई हैं। अगर आपने दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, एनालाइज कर रहे हो तब भी आप क्या करोगे, वो जो चीज़ें आपको आती नहीं है उन पर काम करोगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके मॉक टेस्ट के बारे में। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं हफ्ते में 2, वेंसडे संडे, इस तरह से, या फिर आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, दो फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपके होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आप हर ऑल्टरनेट डे पे एक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हर ऑल्टरनेट डे पे। ठीक है, चल इतनी बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आपको जो 1 मंथ का प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, आपका जो सबसे मेन पार्ट आता है, जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, तो वो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये 3 हमारे बहुत ही बढ़िया पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या हो जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस भी आता है, तो कैलकुलस पूरा मैं उधर रख सकती हूँ। या रियल का जो बचा हुआ पार्ट है वो मल्टी डेरिवेटिव या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसमें हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और सेवरल वेरिएबल काउंट करते हैं, वो भी हमारा कैलकुलस का ही पार्ट है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट बनाने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। देन बात करते हैं फेज 2 में, 3rd और 4th महीने में, स्टार्टिंग के 2 महीने वो लेके चले, बाकी का बचा हुआ सब्जेक्ट जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ODPD, यहाँ से आपको शुरू कर देना है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, बस ध्यान रखना है, बस पढ़ना वही है जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ओके, 5-6 मंथ की स्ट्रेटेजी भी काम करें, फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो भी Tier 3 का बचा हुआ सिलेबस है वो सारा आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो 6 महीने तक सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, जो जल्दी कवर कर सकता है तो वो जल्दी भी कर लेना। इट्स जस्ट कि मैंने कॉलेज गोइंग के हिसाब से बनाया है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एक बारी ऑलरेडी पासिंग है ना, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको इतना टाइम नहीं लेना, उनके लिए 3 मंथ सफिशिएंट है कि भाई मुझे रिवाइज करने हैं, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट। अब बात करते हैं जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमारे 7th मंथ में। PYQ जितने भी हैं, एक बारी ऑलरेडी आप कर रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, 2-2 महीने हम क्यों दे रहे हैं किसी एक टॉपिक को? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें साथ में थ्योरी पढ़नी है, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, PYQs करनी है, ये सारी चीज़ें हमें एक अटेम्प्ट में करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, हर टॉपिक की बात बता रही हूँ। देन हमारे पास जो 7th मंथ आएगा, ये सारे महीने में हमें करना है। 7th मंथ में हमें सारे PYQs करने हैं, ऑलरेडी एक बारी कर चुके हैं, दूसरी बारी करने हैं, तीसरी बारी चाहे आप कर लेना, लेकिन उसमें ये नहीं करना है कि हाँ ठीक है एक बारी कर लिया, अब मुझे तो आंसर याद है, ये याद करने वाला तरीका यहाँ नहीं चलता है। ठीक है, याद करने वाली चीज़ें छोड़ दी है, याद नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेशन देखते हैं, बीच बीच में आंसर्स ऐसे करते हैं, क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है और 2 सेकंड में आंसर, ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये नहीं करना है। क्वेश्चंस का आंसर आपको रटे पड़े हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे हम खुद को ही सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हमें जस्ट अपने प्योरली काम करना है, अपनी स्किल्स पे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग पे, स्किल्स पे और टाइम पे, एक्यूरेसी पे, इन पे काम करना है। तो भाई देखो, थोड़ा सा सीरियस होके करना, खुद को ऐसे जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, ऐसे मत करना। चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। ये हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। जब हमारे पास 8 मंथ आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है, मॉक टेस्ट देने, जिसमें बात आ जाती है हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज कहीं, उनको हर वीक, हर ऑल्टरनेट पे 2 दिन है। जो हमारे पास ऑब्वियसली ड्रॉपर्स कहूँगी, उनको हर हफ्ते 500 देने ही देने हैं, रिपीट हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। अगर आपके एक मॉक टेस्ट खत्म हो चुके हैं, दोबारा वही वाले 2, तीसरी मॉक टेस्ट में कोई ऐसा तो है नहीं कि
हाँ ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं से परचेज करो तो एक ही जगह से कर रहे हो, उठा लो 2-3, पर ध्यान क्या देना है, ध्यान इस चीज़ का देना है कि लेवल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए एग्जाम के साथ। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल हो गया या बहुत ज़्यादा ईजी लेवल हो गया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, ठीक है। चल अब बात आ जाती है 80-20 रूल। हमारा 20% सिलेबस जो है वो 80% हमारे क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा होता है। वो हमारा कौन सा 20% टॉपिक्स हैं, वो हमारे हैं लीनियर अलजेब्रा, जहाँ से आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स, रीएनालिसिस, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट, हमारी एब्स्ट्रैक्ट, और फिर हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल वो सही लिखा हुआ है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस की बात करते हैं कि यहाँ पे से हमको दे दिया है, अब किस तरह से आगे इसको रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, ये हमें नहीं आता है, बता दे रही हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। सबसे पहले तो देखो 2 मॉक टेस्ट, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये रिजल्ट देखो जो भी आपके पास आ रहा है, इंटरफेस पे आपका सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चन नहीं किए हैं, जितने करे हैं उसमें से मैंने गलत कितने किए हैं और कितने सही किए, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं, ठीक है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि हाँ ठीक है मैंने क्या क्या गलत किया, टॉपिक वाइज की बात करूँ, मैं सब्जेक्ट की बात करूँ कि मेरे से क्या क्या रह गया है। पहले तो ये सीखना है कि जो टॉपिक्स थे उनमें मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, जो सही हो रहा है, रिपीटेड की बात करूँ, पहले का भी यही करना है, दूसरे का भी यही करना है, तीसरे का भी यही करना है। स्टार्टिंग से आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे कि हाँ एनालाइज कैसे करते हैं, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे कॉन्टिन्यूशन में लेके आएंगे इस चीज़ को, बहुत ही कम टाइम लगने लगेगा। जो जो टॉपिक्स आपसे हो रहे हैं वो वेल एंड गुड है, उनको भी एक जगह लिखो, जो नहीं हो रहा है फिर से वही वाली बात है, जो भी आपकी एरर नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक आप बना रहे हो उस पर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करके रखो कि मुझसे ये टॉपिक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। स्पेसिफिक टॉपिक में कोई और टाइप है कि मुझे आइगन वैल्यूज फाइंड करने नहीं आ रही हैं, या फिर मुझे जनरल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना आ रहा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। उस जो भी चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी है। देन इनके अलावा सोल्यूशन कैसे करना है, उन टॉपिक्स पे तो वर्क करना ही करना है, अगली बारी फिर से क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तब यही देखना। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जैसे जैसे हमें पता है कि मैंने टाइम दिया है, क्या मैं सारा पेपर पढ़ भी पाया था, नहीं पढ़ पाया, तो मेरा टाइम रह गया है ना, टाइम में कमी तो नहीं। दूसरी बात आ जाती है कि एरर कॉन्सेप्चुअल है या फिर जो सिली था उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि टॉपिक वाइज तो मैंने बता दिया, कंसेप्चुअल था तो ऑब्वियसली बात है हमें काम करना है उस पर, सिली था मतलब कैलकुलेटिव मिस्टेक थी तो हमें उस पर काम करना है, या फिर मैंने सिली मिस्टेक्स का मतलब ये भी हो जाता है कि पूछा गया था चूज द ऑप्शन विच इज रॉन्ग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन नज़र मारी थी बस ऐसे ऐसे, कुछ तो था कुछ तो था कुछ तो था, आदत में बना हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन ही पूछा होगा तो हम करेक्ट आंसर करके आ रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचना है, ये चीज़ें सिली मिस्टेक्स में आ जाती हैं, ठीक है। और फिर तुक्के मार रहे हो तो उसका मारा ही क्यों, ज़रूरत ही क्या थी, बचना। फिर हमारे पास कौन से ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं वो लिखा ही हुआ है, वो मैं ऑलरेडी सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और जितना भी आप टाइम देते हैं पहले वाले पे उससे कम लगेगा दूसरे पे, उससे कम लगेगा तीसरे पे, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रॉपर्ली ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं, अगला मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे लूँ, ये नहीं सोचना है। क्या कह रही हूँ मैं, हाँ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं हम अपनी परफॉर्मेंस को, तो हम कैसे खुद को जज कर सकते हैं, जज ही नहीं करोगे तो आगे और बेटर कैसे बनोगे, ठीक है, बेटर बनना है। फिर हमारे लास्ट 30 डेज का प्लान, वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जो कंटेंट उठा रहे हो उठा लो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई भी इधर से एक इंसान आया उधर से एक इंसान आया कि ये वाला पढ़ लो ये बेस्ट है, ये वाला पढ़ लो ये बेस्ट है, ये वाले प्लेटफॉर्म से पढ़ो ये बेस्ट है, ये वाला प्लेटफॉर्म से नहीं, ये भी नहीं करना है। इसलिए आपके पास एक वीक था इनिशियल जिसमें आप डिसाइड कर चुके हैं, आपने अपने लिए बेस्ट चूज कर लिया है, दूसरों के बेस्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। सब अपना अपना बेस्ट करते रहेंगे, मेरा ये है मेरा वो है, हमको डाइवर्ट नहीं होना है, हमको गोल की तरफ जाना है, अपने गोल पे रहो, खुश रहो, बस दैट्स इट। फिर फॉर्मूला रजिस्टर आपको डेली पढ़ना ही है, वो तो वैसे भी डेली पढ़ना है। PYQs आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पैटर्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ आपका लास्ट 30 डेज का है कि जो है लास्ट 30 डेज का, ये पहले का ही हो जाता है, जस्ट उस पैटर्न पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है। मॉक टेस्ट प्लस डीप एरर एनालिसिस, इस पे आपको लास्ट वीक देना ही देना है, सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो आप कर चुके हो पिछले 7 महीने में उस पर ज़्यादा काम करो, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया है सारी चीज़ें, मुझे पता है कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, तो दैट्स इट। अब कोई नई चीज़ मुझे करनी ही नहीं है, हुआ है नहीं हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। खुद की यहाँ तक की तैयारी पे विश्वास करना और बस एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। नोटबुक कौन सी है, बेसिकली बुक्स कौन सी है आपके पास,
लीनियर अलजेब्रा के लिए हॉफमैन एंड कुंजे हमारे पास आ जाती है, शॉर्ट सीरीज भी आ जाती है, रिलांसेस, बाटले एंड शबर्ट हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में गैलियन बोलती हूँ मैं, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास चर्चिल हो जाती है, हमारे पास ओडीपीडी में रेन विले एंड सिम्पसन। इसके अलावा आपके पास हो जाती है एमडी राय सिंघानिया। ठीक है, एमडी राय सिंघानिया आ जाती है। इसमें हमारे पास ओके 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 ठीक है, एक दो और बुक है लेकिन हमें ज़्यादा बुक्स पे नहीं काम करना है। बाकी ये सारी चीज़ें आप पे लिखी हुई है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जैन एंगर, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, ओडी पीडी दोनों के लिए हमारे पास सारी बुक्स आ चुकी हैं, इन्हीं पे काम करना है। और दैट्स इट। क्या है हमारे पास, इन सारी चीज़ों पे ट्रस्ट रखते हुए बस बस विश्वास करो, बढ़ते चले जाओ। दूसरे से कम्पीट नहीं करना है, खुद से कम्पीट करना है। अपने से बेहतरी की लड़ाई है, दूसरे से बेहतरी की लड़ाई नहीं है। दूसरे से बेहतर तब बनोगे जब अपने पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखते रहो, खुद की तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहो। आई होप सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिन पे आप अमल कर पाए। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बात ये हो जाती कि 8 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं। कई बार बीच में ऐसे बहुत सीरियसली बहुत सारे ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें आपको लगेगा कि छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। उस दिन आपको अपने में ट्रस्ट रखना है, डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, एंड बस थोड़ा ब्रेक लेना। उस दिन का ब्रेक ले लो, चाहे सारे दिन तो हम वैसे भी नहीं पढ़ने वाले ना, ऑब्वियस है। तो उस दिन ब्रेक लो, खुद को मूवी देखो, कुछ भी करो, साथ में ये कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हमारे साथ में ही कर सकते हैं। खुद को रिफ्रेश फील कराते रहना है, ब्रेक्स लेते रहना है, छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे। पुरानी चीज़ों से कनेक्शन नहीं तोड़ना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों से हर चीज़ को टाइमली मैनेज करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, जस्ट खुद की प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना है। हेल्दी रहो, हाइड्रेटेड रहो, पढ़ते रहो, एंड दैट्स इट। खुद की प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, जहाँ लगे दोस्तों से बात करो, म्यूज़िक सुनो, एक्सरसाइज करो, बस इतना काम करना है। हाँ, ये भी सोचना जब भी लगे कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या कुछ सोच के तो मैंने तैयारी शुरू करी थी ना, कुछ सोच के तो तैयारी शुरू करी थी, जो सोच के तैयारी शुरू करी थी वही दोबारा सोच लो, फिर से वही वाली एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को यहीं पे एंड। और इसके साथ साथ एक और प्लस में बात, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप स्टक हो जा रहे हैं, जो भी चीज़ आपसे नहीं हो रही, तो इसके लिए आप अपने लिए एक गाइड ढूंढ लीजिए। ठीक है, और अच्छी बुक्स ढूंढ सकते हैं आप, अच्छे दोस्त बना सकते हैं आप। एक मेंटोर का होना आई गेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और उन सब चीज़ों के लिए आपको जो बेस्ट मिले आप वो कर सकते हैं। और साथ साथ वेद प्रेप की फैमिली आपके लिए अवेलेबल है, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, कोई गाइडेंस के लिए, तो वी आर देयर फॉर यू, सो यू कैन कनेक्ट विद अस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।